गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए अध्याय 2 का प्रथम भाग लेकर आया हूँ, आर्थिक वृद्धि और विकास। इससे जो संबंधित इंग्लिश मीडियम की वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ ये वीडियो भी आपके लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। आइए देखते हैं क्या है आज क्लास में। और मेरा परिचय से संबंधित है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है और आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं प्रत्युष प्रियदर्शी, मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, पिछले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा देखते हैं कि पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। अर्थव्यवस्था था, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं, अर्थव्यवस्था के जो संगठन है किस तरह से संगठित है वो, अर्थव्यवस्था के विभिन्न मॉडल क्या क्या हैं, पूंजीवादी राज्य या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है, एक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या क्या होता है उसके बारे में देखा गया है, और अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, प्रगति, आर्थिक वृद्धि और विकास। इसको हम लोग समृद्धि भी कहते हैं, समृद्धि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में, आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में क्या अंतर है, कैसे संबंधित है एक दूसरे से। और ये जो तथ्य हैं वो हमेशा आपके सामने आते रहेंगे आगे चल के, जिस कारण से मुझे लगता है इसे समझाना बहुत जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए। देखिए, प्रगति को सबसे पहले देखते हैं। किसी भी चीज में सुधार या उत्थान को दर्शाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला, एक तरह से देखें तो विशेषज्ञ या सामान्य व्यक्ति भी इस वक्त इस शब्द को इस्तेमाल करता है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू होते हैं। जैसे प्रगति एक तरह से कहें तो एक बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। मतलब हम कुछ भी आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, कुछ भी अगर आगे बढ़ रहा है या अपने स्तर से ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसको बोल देते हैं प्रगति कर रहा है। एक बच्चा जो आपने आज देखा है वो 4 फीट का है, और जब आप 3 साल बाद उसको देखते हैं तो वो 5 फीट, 5.5 फीट का हो गया, तो आप कहेंगे अरे बच्चा बहुत प्रगति कर रहा है, इसका तो हाइट है वो काफी बढ़ रहा है। तो वो भी एक प्रगति का प्रकार हुआ। तो एक तरह से देखें तो, और दूसरा एक ये है कि उसी बच्चे को अगर आप कहेंगे कि देखो भाई, वो बच्चा जो है 4th क्लास को पास कर कर 5वीं क्लास में चला गया, तो जो 4th से 5वीं में जा रहा है वो तो एक तरह से देखें तो कि संख्यात्मक प्रगति हुई कि क्लास 4 में पढ़ता था, उसने अच्छे अंकों से पास किया और 5वीं क्लास में चला गया। लेकिन इस 4 से 5 में जो गया, उसमें जो उसके ज्ञान में जो वृद्धि हुई ना, वो क्या हो गया, वो उसका गुण हो गया, उस बच्चे का तो गुण हो गया। तो इस चीज का आकलन आप नहीं कर सकते हैं, इसको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान क्या प्राप्त किया उसने, जरूरी नहीं है कि परीक्षा पास कर लेने को आप ही पूरी अवधारणा उसी पे विकसित नहीं है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा था या 4th क्लास में पढ़ रहा था और वो पास करते करते 10वीं क्लास तक पहुंचा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो बच्चा कुछ नंबर ला रहा था तो पास करने के लिए ला रहा था, लेकिन उसके ज्ञान में क्या वृद्धि हुई है, ये आप किसी खास मात्रा के हिसाब से अंक लाना अपने कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाने के लिए एक योग्यता है, प्रमाणिकता है कि हाँ भाई तुमको इतना नंबर आया है तो तुम ऊपर की कक्षा में, अगर तुमने 35% अंक लाए हैं तो ऊपर की कक्षा में तुम जा सकते हो। लेकिन अगर वही चीज देखें कि भाई अगर तुमने वो बच्चा अगर मान के चलिए इस 5 क्लास से लेकर 10वीं क्लास में क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उसका आकलन आप नहीं कर सकते। मतलब ये क्या हो गया, एक तरह की गुणात्मक वृद्धि हुई, ठीक है ना, एक तरह की गुणात्मक वृद्धि हुई इस बच्चे में। तो एक तरह से आप देखें तो ये मात्रात्मक भी है, मतलब इसका संबंध संख्या से है जिसको गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, और इसका संबंध गुणों से भी है, उनकी उसकी विशेषता से भी है, ठीक है। लेकिन प्रगति में आप कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आप कहीं भी ये कहते नहीं है कि मैं गुणात्मक स्तर पे बोल रहा हूं या मात्रात्मक स्तर पे बोल रहा हूं। साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है ये। इसीलिए हम लोग बिना इस बात को सोचे हुए कि ये गुणात्मक वाक्य है या मात्रात्मक पहलुओं को बताएगा या गुणात्मक पहलुओं को बताएगा, ये हमें नहीं पता है, बस हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रगति एक ऐसा शब्द है जिसमें या तो गुणात्मक मात्राएं हो सकती हैं या मात्रात्मक मात्राएं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है
या तो दोनों हो सकती हैं या कोई एक ही चीज हो सकती है। तो सब तरह के किसी भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रगति बोल देते हैं हम लोग। अब आइए क्या है कि थोड़ा सा इसको सुधार करें और हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं, और तब आता है आर्थिक वृद्धि या समृद्धि का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि का जो की अवधारणा आती है, जिसमें ये कहा गया है कि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी मात्रात्मकता है, और मात्रात्मक पहलू को दर्शाता है ये। सबसे पहले तो देखें तो ये जीव विज्ञान से संबंधित एक वृद्धि जो है या समृद्धि जो है, यह शब्द ये आर्थिक पहले बाद में आके लगा, जब हमारे पूरे विश्व में आर्थिक व्यवस्थाएं आने लगी तब आर्थिक शब्द लगा। लेकिन वृद्धि जो व्यवस्था है या समृद्धि जो है, वृद्धि या समृद्धि की जो जो शब्द है वो जीव विज्ञान से आया हुआ है, और समय के साथ साथ जो आर्थिक चरों में बढ़ोतरी ही आर्थिक वृद्धि है। ठीक है, मतलब कि आर्थिक शब्द जब लगा इसमें, मतलब कि जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक चर मतलब ये क्या है, गतिविधियां, गतिविधियां या आर्थिक कारक इसको कहें। ठीक है, आर्थिक कारकों में जैसे आर्थिक कारक क्या होते हैं, आपका वेतन बढ़ सकता है, ठीक है, आपको बोनस मिल सकता है, ठीक है, ये चीज जो है आर्थिक चर है। ठीक है ना। आप आज आपके पास एक तरह से कहें तो स्कूटर से चलते हैं, तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि आप कार से चल रहे हैं। तो ये आर्थिक कारक हैं आपके, जो आपको दिखाता है एक समाज में कि आपने वृद्धि की है। ठीक है ना। आज आप मान के चलिए कि आप चक्की से पिसा हुआ आटा लेते थे, ठीक है ना। 2 साल बाद जब आपकी वेतन में वृद्धि हुई और स्तर में आपकी वृद्धि हुई, जो जो आपको आर्थिक लाभ मिलता था वो ज्यादा हुआ, तो आपने क्या किया, पैकेट का आटा लेना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि ये महंगा है। और अब उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि यह आपको देखने में अच्छा लगता है, या इस तरह का है कि आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ भाई मैं भी अच्छा, या एक तरह से कहे कि बहुत सारा होता है मल्टीग्रेन आटा भी आता है, जिसमें जो कि थोड़ा महंगा होता है, साधारण आटे से महंगा होता है। तो आपने ये खाना शुरू कर दिया, तो आपकी एक तरह से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है आर्थिक कारकों में। तो उसी को कहा जाता है कि ये आर्थिक वृद्धि है। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के वृद्धि में, आर्थिक वृद्धि में, किसी व्यापार में, कॉर्पोरेट में, एक क्षेत्र में, या पूरी दुनिया को लेके जैसे ये शुरू हो जाएगा। तो आपके घर से हो सकता है, क्या घर में मान के चलिए आपके पिताजी आज की परिस्थिति में 50,000 रुपए कमाते थे। ठीक है, 5 साल बाद क्या हुआ, उनकी उनकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो एक आर्थिक वृद्धि हुई आपके। ठीक है ना। आप आज सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उसके कारण से मतलब पहले कम पैसे मिलते थे, तो बाद में आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने लगे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने लगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जब आपकी भी आर्थिक वृद्धि हुई पिताजी की, तो आपकी भी स्थिति अच्छी हुई। ठीक है, तो ये घर में एक स्थिति हुई, आर्थिक स्थिति एक घर की सुधरी। घर में भी इसको कर सकते हैं, आपके जिले के लिए भी ये हो सकता है, आपके राज्य के लिए हो सकता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, आपके देश के लिए परिभाषित किया जा सकता है, साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए इसको परिभाषित किया जा सकता है। इस वृद्धि मतलब आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, इसकी मात्रात्मकता है। और मात्रात्मक पहलू है इसमें, मतलब कि इसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, गणना की जा सकती है मतलब क्या, आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसकी गणना होती है। सकल घरेलू उत्पाद, मैं इसको आगे चल के आपको अगली क्लासेस में, आगे के अध्याय में पढ़ाऊंगा। सकल घरेलू उत्पाद जिसको कि आप लोग जीडीपी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जीडीपी कहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। इन सब चीजों में होने वाली जो वृद्धि है ना, उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो चीजें जो हम गणना कर सकते हैं, जिन्हें हम कागज पे उतार सकते हैं, जिन्हें हम फिगर्स में, डेटा में इस तरह से संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं कि हाँ भाई अभी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद था, या देश का जो सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख करोड़ का था, ठीक है, 10 साल बाद उसी देश का सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ हुआ। तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो इसी को कहेंगे भाई कि इस देश की आर्थिक वृद्धि हुई। आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो सकल घरेलू उत्पाद ही है। ठीक है, अगर देश की बात करें
तो अगर आर्थिक शब्दों में बात करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं संख्यात्मक रूप से बात करना चाहता हूं, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है जो कि कहता है कि देश ने आर्थिक वृद्धि की है या नहीं की है। ठीक है ना? अब आते हैं थोड़ा सा, और ये संख्यात्मक बातों को सिर्फ कहता है, मात्रात्मक बातों को कहता है। ठीक है? अब आ जाइए आर्थिक विकास पे आते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रगति है। ठीक है ना? दोनों तरह की प्रगति अगर व्यवस्था में होगी तो उसको आर्थिक विकास कहा जाएगा। मतलब ये इससे बड़ी अवधारणा है। ठीक है? ये अवधारणा जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी है। मतलब आर्थिक विकास एक बड़ा क्षेत्र कवर करता है, उसमें आर्थिक वृद्धि एक छोटा क्षेत्र है। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ये हो गया विकास और ये हो गई वृद्धि। ठीक है? ठीक है? तो आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि एक पहलू है। ठीक है ना? आर्थिक विकास एक बड़ी अवधारणा है। ठीक है? अगर हम और करें तो एक कहने की बात अगर करें तो प्रगति को और बड़ी अवधारणा ले सकते हैं। प्रगति जो है, क्योंकि प्रगति में तो सब कुछ इन्वॉल्व है, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। प्रगति कर रहा है तो एक बड़ी अवधारणा में देखें तो प्रगति जो है हर तरह की प्रगति है। अगर कोई बच्चा मान के चलिए कि कोई बच्चा एकदम पतला दुबला सा था, वो मोटा हो गया, ठीक है ना, खा पी के उसको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, तो भी प्रगति में आएगा। लेकिन उसको हम आर्थिक वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है? चलिए आइए इसको देखते हैं थोड़ा आर्थिक विकास को। मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब विशेषण भी है, विशेषता भी है, और संख्यात्मक रूप से इसकी गणना भी की जा सकती है। जब दोनों पहलू किसी व्यवस्था में किसी आर्थिक गतिविधि में ये दोनों पहलू आ जाए तो उसे विकास कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है? क्योंकि हम लोग आर्थिक विकास की बात करें तो हम लोग आर्थिक गतिविधि की बात करेंगे। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां समाज के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति बढ़ जाती है, जो बेहतर जीवन स्तर की ओर ले जाती है। अब देखिए क्या है, आर्थिक वृद्धि कैसे आर्थिक विकास में समाहित है, उस बात को करेंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले हो गया कि मात्रात्मक है, मतलब वृद्धि तो इसमें मतलब इसमें वृद्धि की अवधारणा है, पहले से है। गुणात्मक पहलू आ गया, तो गुणात्मक में क्या हो जाता है, एक बच्चा जो है वो वृद्धि कर रहा है, 4 से 5 फीट का हो गया, 6 फीट का हो गया, तो उसको वृद्धि कहेंगे। लेकिन वही बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा खाने पर रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जब मिलने लगेंगी, इस सब को भी अगर आप पूरी वृद्धि की अवधारणा में या पूरी जो ग्रोथ की अवधारणा है, या कहें कि विकास विकास तब कहेंगे जब इन सब चीजों को भी उसमें आप शामिल कर लेंगे, तभी तो जीवन का स्तर बेहतर होगा। मतलब बेहतर जीवन के स्तर की बात होने लगी यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं। देखिए, आपके मैं बात बताता हूँ, अगर आपके पिताजी हैं, वो 10,000 रुपए महीना कमाते थे। ठीक है? एकदम बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। 10,000 रुपए का महीना कमाते थे। ठीक है? अब क्या हो गया कि 1 साल बाद आपके पिताजी का की जो इनकम है या वेतन है, वो 20,000 रुपए प्रति महीना हो गया। ठीक है? ठीक है? आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। आपके पिताजी का इनकम कितना था? 10,000 का प्रति महीना। ठीक है? 1 साल बाद 1 साल बाद आपके पिताजी की जो इनकम हुई वो 20,000 का प्रति महीना हो गया। ठीक है? तो क्या हुआ? यहां तो देखेंगे आपकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, लेकिन जब आर्थिक विकास की बात आ जाएगी ना, आर्थिक विकास की अवधारणा पे ये हो सकता है खरा ना उतरे। क्यों नहीं उतरे? हो सकता है उन 1 सालों में महंगाई बहुत बढ़ गई हो। महंगाई जब बढ़ी होगी तो जो व्यक्ति 10,000 में आराम से काम चला रहा था, हो सकता है उस 1 साल में जब महंगाई बढ़ी होगी तो इस 20,000 में भी उसका घर नहीं चलता होगा। हो सकता है इस 20,000 में भी उसको कर्ज लेना पड़ता होगा। तो क्या हुआ? इसका विकास नहीं हुआ। आप सिर्फ संख्यात्मक बातों की बात करेंगे तब तो इसका विकास हुआ, आर्थिक वृद्धि किया ये। लेकिन आप महंगाई देखेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो महंगी हो गई हो, शिक्षा महंगी हो गई हो, ठीक है ना, घर महंगा हो गया हो। ठीक है? तो इस तरह से देखें तो आप 10 उस वो व्यक्ति 1 साल पहले 10,000 में अपने 3 बच्चों को पढ़ा लेता था, भेज पाता था किसी प्राइवेट स्कूल में। लेकिन आज 20,000 महीना होते हुए भी वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर है, क्योंकि यह जो 20,000 का महीना है वो महंगाई के कारण और साथ ही साथ जो अलग-अलग आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो कारक हैं उनमें भी वृद्धि हो गई।
तो क्या हो गया, ये व्यक्ति इसने विकास नहीं किया है, विकास की अवधारणा में ये फेल हो गया। इसने आर्थिक वृद्धि नहीं की है लेकिन विकास इसका नहीं हुआ है। तो इस तरह से देखें तो जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक वृद्धि कर रहा है उसको आर्थिक विकास भी कहेंगे। अभी देखिए, आप एक बात बताता हूं। अभी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है, कि विकास की अवधारणा को इस तरह से नहीं करें कि आपने किसी को कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया मतलब कि वह व्यक्ति विकसित है, या मतलब उसको सुविधाएं प्राप्त है। ये नहीं होता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति रोटी खा रहा हो, ऐसी रोटी खा रहा हो जिसको कि जानवर भी खाना ना पसंद करते हो, ऐसा कपड़ा पहन रहा हो जो छोड़ा हुआ हो, कुचला हुआ हो, या नहीं तो इस तरह का कपड़ा हो जो तन पूरी तरह से ढक नहीं रहा हो, ऐसा मकान हो जो छप्पर वाला मकान हो, ठीक है ना। उसको वहां पे ना तो साफ पानी मिल रहा है, ना साफ पानी पीने के लिए है, ना वो मकान में रह तो रहा है लेकिन आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ठीक है। तो इस पे उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाया है कि भाई आप इस तरह से किसी व्यक्ति के विकास की अवधारणा नहीं बना सकते, इस तरह से किसी व्यक्ति के विकास को आंक नहीं सकते हैं कि बस रोटी, कपड़ा और मकान हो गया और वो व्यक्ति विकसित हो गया। इसका मतलब है कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई, वो अगर घर में जाता है तो सुकून की जिंदगी जी रहा हो, जहां उसको खाने के लिए हो सकता है कि उसको मकान मिल गया हो, छप्पर का भी मकान हो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन खाने के लिए कुछ ना हो सकता है वो जमीन पे सोता हो जहां पे कि सांप बिच्छू चलते हो उस जगह पे, ठीक है ना। तो ये सब आर्थिक विकास को नहीं दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि आर्थिक विकास में कुछ ना कुछ खामियां हैं, आपने आर्थिक विकास की अवधारणा को बहुत संकुचित रखा है। तो इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि भाई वही आर्थिक विकास में उसी चीजों को रखिए जिसमें कि रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल रहा है, तो रोटी कम से कम शुद्ध रोटी मिले, सही कपड़ा पहनने को मिले, मकान ऐसा हो जहां सांप बिच्छू न चलते हो, मकान में साफ पीने की, पानी पीने की व्यवस्था हो, आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं हो, ठीक है ना, आसपास स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, जहां की भी वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ये सब जब होगा तभी हम लोग कहेंगे कि वो आर्थिक रूप से विकसित है, वो क्षेत्र या वो देश या वो राज्य या वो पूरा विश्व जो है, तब आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब जीवन को बेहतर जब होने लगता है व्यक्ति का, हर तरह से, पैसे से ही नहीं, हर तरह से जीवन बेहतर होने लगेगा तो उसको आर्थिक विकास कहेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है अंतर इन सब में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं। साइमन कुजनेट्स ने एक परिभाषा दी थी, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बहुत पहले इन सब चीजों के बारे में कहा था और बहुत सारी बहुत बड़े वो स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी जो आर्थिक नीतियां जो बनाई थी जो कि एक बेहतर विश्व को एक बेहतर आर्थिक पर्यावरण दे सके, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था दे सके। तो उन्होंने आर्थिक वृद्धि के बारे में कुछ कहा है, देखते हैं। आर्थिक वृद्धि एक लंबी अवधि की प्रक्रिया। हाँ, एक चीज यहाँ पे सामान्य से समझ लें कि आर्थिक वृद्धि तो एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, प्रगति से एक लंबी अवधि है, लेकिन यह हमेशा आर्थिक विकास से छोटे स्तर की प्रक्रिया है, ठीक है। आर्थिक विकास करने में एक देश को बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि करने में हो सकता है वो देश तुरंत आर्थिक वृद्धि कर ले, ठीक है। तो इसमें लेकिन क्योंकि इन्होंने जब दिया था उस समय आर्थिक विकास की जो अवधारणा थी ना, वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं थे। आज जो हमारे पास आर्थिक विकास की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़े मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी है, ठीक है ना। तो उस समय में जो उनको लगा सही, और मुझे भी ये लगा कि ये जो परिभाषा है इसमें आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इस परिभाषा को रखा है। एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन ये हमेशा आर्थिक विकास की प्रक्रिया से छोटी अवधि की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लंबी अवधि प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है, वास्तविक, राष्ट्रीय आय सिर्फ नहीं, वास्तविकता हो उस राष्ट्रीय आय में, वास्तविक राष्ट्रीय आय में पर्याप्त और निरंतर वृद्धि होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से राष्ट्रीय आय बढ़ा और उसके बाद कुछ ऊपर से महंगाई की मार पड़ी और पूरा का पूरा राष्ट्रीय आय जो बढ़ा था वो उसका जो हिसाब किताब बराबर कर दिया, मतलब फिर से स्थिति जनसंख्या की वही नहीं, निरंतर वृद्धि हो रही है। और वास्तविक राष्ट्रीय आय, मैं अभी समझाऊंगा आपको वास्तविक राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। देखिए, और कुल जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जनसंख्या भी एक तरह से संसाधन है। तो ऐसी वृद्धि और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में भी वास्तविक वृद्धि हो रही है। संसाधन, जनसंख्या, मानव खुद एक संसाधन है, मतलब कि संसाधन के रूप में पूरी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है।
मतलब कि ये जनसंख्या जो है वो उपयोगी साबित हो रही है हमारे देश के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, या जिस तरह से भी आप जिस क्षेत्र के लिए उसको परिभाषित करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो एक संसाधन के रूप में काम कर रही हो, शिक्षित हो, ठीक है, पूरी तरह से उसके पास सारी सुविधाएं हो, उस सारी सुविधाओं के साथ, और योग्य भी हो, ठीक है, योग्य भी हो, कौशल योग्य कह सकते हैं उसको, उसके पास कुछ ना कुछ कौशलता है, कुछ ना कुछ स्किल है, कौशल योग्य हो, इस तरह की जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए, तभी आर्थिक वृद्धि कहेंगे। अब देखिए, निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके आपके क्षेत्र में 1000 लोग हैं तो 10 लोग वृद्धि कर रहे हैं, बाकी के बाकी के 990 लोग जो हैं वो जैसे तैसे अपना जीवन चलाए। पर्याप्त हो, सबके लिए पर्याप्त हो वृद्धि, निरंतर हो, उनमें जनसंख्या योग्य हो, कुल जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है योग्य जनसंख्या बन रही है, एक शिक्षित जनसंख्या बन रही है, और प्रति व्यक्ति आय जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि। अब देखिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, प्रति व्यक्ति तो आय आप समझते हैं कि जैसे आप देख लें तो कुल आय बेटा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें किसी भी क्षेत्र के लिए, व्यक्ति आय की बात करें किसी क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, तो उस क्षेत्र की कुल आय, ठीक है ना, तो क्षेत्र को किसी तरह दर्शा सकते हैं आप, क्षेत्र हो सकता है आपका घर हो, क्षेत्र हो सकता है आपका जिला हो, क्षेत्र हो सकता है आपका राज्य हो, क्षेत्र हो सकता है आपका देश हो, क्षेत्र पूरा विश्व भी हो सकता है। तो कुल आय और उसको कुल जनसंख्या से, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लूंगा और आपको बहुत छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा, सरल उदाहरण से, कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, अब प्रति व्यक्ति आय तो आपने देख लिया, आय किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी क्षेत्र के लिए अगर हम इसको देखें तो क्या होता है, उस क्षेत्र का कुल आय, ठीक है, उस क्षेत्र का, क्षेत्र में होने वाला कुल आय, ठीक है ना, और कुल जनसंख्या, ठीक है, इसको साधारण प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, सामान्य प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और अब देखिए इसको मैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से आपको बताऊंगा। मान के चलिए आपका घर है, ये आपका घर है, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, इसमें आपके पिताजी की कमाई है, मान के चलिए 5000 रुपए, आपकी माताजी की कमाई है, मान के चलिए 3000 रुपए, आपके जो मान के चलिए कि अंकल या चाचा रहते हैं, या बड़े भाई, मान लीजिए बड़ा भाई वो 2000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि ये आपके घर की कुल आय कितनी होगी, 5 3 8 तो 10,000, कुल व्यक्ति कितने हैं, 5, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से समझाता हूँ, देखिए, चलिए मान के चलिए बड़ा भाई, आपके पास 2 बड़ा भाई है, ठीक है, एक 1000 कमा रहा है, दूसरा भी एक और बड़ा भाई है वो 1000 कमा रहा है, ठीक है। तब भी इसकी ये आय कितनी हो गई, आपके 2 बड़े भाई हैं, वो दोनों मिलके 1000 रुपए कमाते हैं, पूर्ण कुल आय कितना हो गया, 10,000, कुल व्यक्ति कितने हैं, और आप हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, बस शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 5 दूनी, मतलब आपके घर का प्रति व्यक्ति आय जो अगर गणना करेंगे तो 2000 रुपए होंगे। आप भले नहीं कमा रहे हैं, आप तो जीरो इनकम वाले हैं, लेकिन एक जो समाज में एक अवधारणा क्या बन रही है कि इसके घर में प्रति व्यक्ति आय 2000 है, भले आप जीरो कमा रहे हो, ठीक है ना, भले आपके दोनों भाई इस औसत आय का से कम कमा रहे हो, आपके पिताजी इस औसत आय से ज्यादा कमा रहे हैं, आपकी माता ज्यादा कमा रही है, आपके दोनों भाई कमा रहे हैं कम और आप कमा रहे हैं जीरो, लेकिन एक जो समाज में अवधारणा क्या जा रही है कि इसके प्रति व्यक्ति को 2000 की कम से कम आय है भाई, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप कम कमा रहे हैं। तो वास्तविक आय जब इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या कि वास्तविक आय क्या है, इस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय वास्तविक अगर देखें तो वास्तविक रूप से ये कम है, 1000 रुपए है इनकी, जीरो आपकी है, 1000 इनकी है, 3000 इनकी है, 5000 इनकी है, तो ये प्रति व्यक्ति आय कभी कभी हमें एक तरह से बोले तो एक तरह की, गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक औसत आय दे देता है। औसत आय देने के कारण होता है क्या कि प्रति जनसंख्या की जो का जो आय है वो सही तरह से दर्शा दर्शा नहीं पाता है ये, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, और
और भी चीजें हैं। तो इस तरह से देखें तो क्या हो रहा है कि सही तो बात नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ तो 1000 है इनका, यहाँ 1000 इनका है, ये ऊपर दर्शा रहा है, यहाँ 5000 है, इससे कम है। ठीक है ना? तो अगर देखें तो एक एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है ये। तो उसी में आता है कॉन्सेप्ट क्या कि भाई प्रति व्यक्ति आय वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या? अब हम देश की अवधारणा को लेते हैं, तो देश की अवधारणा में लेंगे कुल जनसंख्या हुआ, और हम किसी खास साल में, किसी खास साल में, साल के लिए ये निकालते हैं। ठीक है? हमने कुल जनसंख्या ले ली, कुल आय ले लिया देश का, कुल आय, कुल जनसंख्या ले ली, बस साधारण रूप से इसको निकाल दिया। ठीक है? कि मान के चलिए 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कुल आय पूरे देश में इतना हुआ, लोगों ने इतना कमाया और कुल जनसंख्या ये है, तो ये आपका मान के चलिए एक्स कोई प्रति व्यक्ति आय हो गया। लेकिन इस 2020-21 में महंगाई भी तो बढ़ी थी, वस्तुओं के मूल्य बढ़े होंगे। ठीक है ना? जो और भी बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि अभी जैसे कोरोना है, कोरोना के कारण विषम परिस्थिति हुई होगी कुछ देश में। उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियां हुई होंगी जिसके कारण भी आय में ऊपर नीचे हुआ होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आय तो बढ़ ही रही होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी दुकान पूरी तरह से बंद हो गई होगी। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का अभी क्या है कि ऑनलाइन एजुकेटर सब तो बहुत ज्यादा पैसा कमाए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कोचिंग व्यवस्था थी वहां ऑनलाइन नहीं चल कर पाए, वो तो बेचारे पूरी तरह से अपनी व्यवस्था खो चुके थे और अपनी आर्थिक गतिविधि उनकी जीरो हो चुकी थी। तो एक तरह से देखें तो कुछ लोग ज्यादा इसमें कमाए, कुछ लोग पूरी तरह से खत्म हो गए। तो इन सब चीजों को, इन सब कारकों को जब ध्यान में रखकर प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है, तभी उसको कहते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है? क्योंकि वो अच्छे से बताएगा कि हाँ भाई वो एग्जैक्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह से क्या होता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए। जितनी भी हमारे देश में घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का जो प्रभाव आय पे हुआ है, उन घटनाओं को कंसीडर किया जाए, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ भाई वास्तविक रूप से ये आय हो। तभी तभी कहा जाएगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपका इनकम तो जीरो था, आप तो जीरो कर रहे थे, मतलब आपकी आर्थिक वृद्धि तो जीरो है, आपकी आपने कोई वृद्धि नहीं की। लेकिन वो जो 2000 का एक डेटा शो कर रहा है, जो 2000 की संख्या दे रही है, वो संख्या तो फॉल्टी हो जाएगी आपके केस में। मतलब ये डिफिशियंसी है, इसमें गड़बड़ है संख्या। आप जीरो कमा रहे हैं, आपको बता रहा है 2000, मतलब कि फॉल्टी है, रियल नहीं है, मतलब वास्तविक ये बता नहीं रहा है। आप तो जीरो है, आपकी जो आर्थिक गतिविधि है वो जीरो है, लेकिन कह रहा है क्या, वो संख्या कह रहा है कि आप भी 2000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको वास्तविकता के हिसाब से बताना पड़ेगा कि वास्तविक रूप से जनसंख्या क्या कमा रही है, जनता क्या कमा रही है, तब होगा आर्थिक वृद्धि का कॉन्सेप्ट आएगा। इनका नाम साइमन कुजनेट्स था, बहुत बड़े स्कॉलर थे। चलिए, आर्थिक वृद्धि की बात आपने कर ली, अब आइए आर्थिक विकास की भी एक परिभाषा देख लेते हैं। माइकल पी टोडारो है, आर्थिक विकास की अवधारणा को उन्होंने एक नया नाम, नया तरह से परिभाषित किया था। बहुत बड़े एक इकोनॉमिक साइंटिस्ट इनको कहें, या बहुत बड़े स्कॉलर है, इकोनॉमिक स्कॉलर हैं। ठीक है? इन्होंने क्या कहा, विकास को बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है? इन्होंने पहली बार कहा था कि बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, मतलब आप जब विकास की अवधारणा रख रहे हैं और विकास के कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं, विकास को परिभाषित करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आर्थिक वृद्धि, प्रगति, इन सब को ध्यान में ना रखें। आप व्यक्ति के जीवन में होने वाले बदलाव को भी ध्यान में रखें। व्यक्ति कैसे अपने समाज में बेहतर हो रहा है, व्यक्ति का बेहतर होना होना को भी इन्होंने बताया। कैसे बेहतर होगा? तो सामाजिक संरचना, लोकप्रिय दृष्टिकोण बनेगा, राष्ट्रीय संस्थानों में बदलाव होंगे, बड़े बदलाव के साथ आर्थिक विकास की गति होगी, गरीबों का उन्मूलन होगा, धन की असमानता, मतलब ये नहीं कि 5 लोग बहुत अमीर हैं और करीब 500 लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो ये धन की जो असमानता है उसमें भी कमी आनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, सामाजिक संरचना बेहतर होनी चाहिए। मतलब क्या, वही कहने का मतलब है कि कुछ 10 लोग ऐसे ना हो कि कॉर्पोरेट हो या जो कि व्यापार करने वाले लोग हैं वो करोड़ अरबपति हैं, और बहुत सारी जनसंख्या जो है। इसीलिए तो अभी भारत को विकासशील कहा जाता है, विकसित नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारत में भी ऐसी परिस्थिति है कि करीब 20% व्यक्तियों के हाथ में पूरे भारत का आधा धन है। भारत का जो एक तरह से कहे कि जो जो ये वितरण है,
इसका धन का वितरण है, वो 20% व्यक्तियों के हाथ में, मतलब भारत की आधी संपत्ति है। तो इस तरह से देखें तो कितना बड़ा गैप है, मतलब गरीबों और अमीरों के बीच में भारत में बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए इसको विकासशील, मतलब वो एक तरह से आप भारत की तो चलिए विकासशील स्थिति है, अगर अफ्रीकन कंट्री में चले जाएंगे, अफ्रीकन देशों में जाएंगे, तो वहां देखा जाता है कि 5% लोगों के पास पूरा का पूरा, पूरे अफ्रीकी व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था में जो धन है, वो 5% लोगों के पास 90% धन, 10% बाकी के 95% व्यक्तियों के पास पहुंचा हुआ है। सूडान हो गया, सियरा लियोन हो गया, और इस तरह की जो देश हैं, उनकी स्थिति बहुत बहुत खराब है। अफ्रीकन कंट्री, सोमालिया हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा गैप है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं, सामाजिक संरचना में कोई गैप नहीं होना चाहिए। लोकप्रिय दृष्टिकोण का कहने का मतलब इनका क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो काम के प्रति एक तरह से कहें तो कमिटेड हो, और साथ ही साथ उस काम को करने में उसको आनंद भी आता हो। ये लोकप्रिय दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जिसको काम मिला हुआ है, उसको उसकी क्षमता के हिसाब से काम मिला हुआ है, उसकी क्षमता के हिसाब से मिला हुआ है, और वो वह काम करके आनंदित भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब वो टारगेट भी पूरा कर रहा है और खुशी खुशी जॉब में सेटिस्फाइड भी है। तब वो लोकप्रिय दृष्टिकोण आना चाहिए आर्थिक व्यवस्था में। मतलब आर्थिक व्यवस्था कहीं चल रही है तो उसमें काम करने वाला व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, उसका एक दृष्टिकोण बहुत बेहतर हो उस तरह से, तब होगी आर्थिक विकास। और राष्ट्रीय संस्थान जो आर्थिक गतिविधियों में, जैसे हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, सीसी से सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मिला के अभी तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह की जो राष्ट्रीय संस्थान है जो आर्थिक गतिविधियों में लिप्त है या इन्वॉल्व है, उनको जो जो एक बदलाव ला सकते हैं। जैसे आईआईएम हो गया, हमारे पास आईआईएम है, जो प्रबंधन संस्थान है पूरे देश में, वहां बहुत सारा रिसर्च चल रहा था। तो उसमें भी बदलाव होना चाहिए, वो भी ऐसा होना चाहिए कि भाई वो आर्थिक विकास में भी हेल्प कर रहा हो, और वो पॉवर्टी एलिवेशन या गरीबी के उन्मूलन में भी योगदान दे रहा हो, और धन की असमानता भी कम कम हो रही हो देश में। तब कहेंगे कि हमारा देश आर्थिक विकास के पथ पर है। ठीक है, तो हम, मुझे लगता है कि इतना काफी था। अगले जो, सॉरी, ये भाषण नहीं होगा, गलती से आ गया है यहाँ व्याख्यान। अगले अध्याय में आर्थिक विकास को मापने के लिए मापदंड क्या क्या है, किसको कहेंगे कि आर्थिक रूप से विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, उसके मापदंड को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।